नमस्कार दोस्तों, विज्ञान का ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं अभिनव चौधरी। चलिए, हमने पिछले लेक्चर वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने साइंस के डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया। दैट मीन्स हमने बात किया कि साइंस क्या है, और हमने प्रॉमिस किया है आपसे कि विज्ञान के हर विषय, चाहे वो जीव विज्ञान हो या फिर आपका केमिस्ट्री हो या फिर आपका फिजिक्स हो, हर विषय में जनरल कंपटीशन से रिलेटेड वीडियोस को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो हमने कल भौतिकी को स्टार्ट किया था। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने भौतिकी का जिक्र किया था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं भौतिकी को। तो भौतिकी को पढ़ने से पहले हमने भौतिकी के बारे में समझा कि भौतिकी या फिर फिजिक्स वर्ड कहां से डिराइव किया गया। अब हमें जानना है फादर ऑफ फिजिक्स या फिर भौतिकी के जनक, फादर ऑफ फिजिक्स कौन है। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें, वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें, तो जो गैलीलियो साहब, गैलीलियो ये फादर ऑफ फिजिक्स माने जाते हैं। इसके बाद एक और आते हैं सर आइजैक न्यूटन, ये भी फादर ऑफ फिजिक्स माने जाते हैं। इसके बाद एक और महान साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन मतलब है फादर ऑफ फिजिक्स। तीन व्यक्ति को माना जाता है, गैलीलियो, सर आइजैक न्यूटन एंड अल्बर्ट आइंस्टीन। इन तीनों का महत्वपूर्ण योगदान है, मतलब कहिए तो बेसिक से लेके एडवांस तक फिजिक्स में इनका काफी योगदान रहा है। अगर हम भारतीय दृष्टिकोण से देखें कि इंडियन फादर, भारतीय जनक, भारतीय भौतिकी के जनक किनको माना जाता है, तो एक व्यक्ति का आपने नाम सुना होगा, होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा ये व्यक्ति हैं जिनका योगदान भारत के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स में था। न्यूक्लियर फिजिक्स में इनका योगदान काफी रहा है, इसीलिए इन्हें कहा गया है ये इंडियन फादर ऑफ फिजिक्स हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं कि फिजिक्स के चैप्टर्स में अब पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, भौतिक राशियां और मापन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भौतिक राशियां एवं मापन। भौतिक राशियां एवं मापन, इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। ठीक है, सबसे पहले इसमें दो टर्म है, इन दोनों टर्म को समझना पड़ेगा। फिजिकल क्वांटिटीज या भौतिक राशियां क्या होती। अगर हम भौतिक राशियों की बात करें तो भौतिक राशियां किसी वस्तु, पदार्थ या परिघटना मतलब फेनोमेनन का गुण है, एक नेचर है, प्रकृति है, तथा इस गुण का संख्यात्मक मान मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज एवं कोई मानक संदर्भ जो इंडियन स्टैंडर्ड या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड द्वारा तय की गई है। कोई संख्यात्मक मान एवं कोई मानक संदर्भ जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट द्वारा तय किया गया है, प्रदान किया जा सकता है। क्या कहा हमने? भौतिक राशियां
भौतिक राशियां किसी वस्तु पदार्थ या परिघटना का गुण है, ठीक है। तथा ये जो गुण है किसी भी पदार्थ, वस्तु या कोई भी घटना, कोई भी परिघटना, कोई भी फेनोमेनन हो रहा है, इसका जो गुण है, इस गुण को संख्यात्मक मान एवं कोई मानक संदर्भ प्रदान किया जा सकता है। भौतिक राशियों को हमने देखा कि भौतिक राशियां किसी वस्तु, पदार्थ या परिघटना, कोई ऑब्जेक्ट, मैटर या कोई फेनोमेनन का गुण है, नेचर है, उसका नेचर है। ये जो नेचर है, जैसे कि मान लीजिए कोई पदार्थ है, जैसे कि कोई वस्तु है, उसको हमें द्रव्यमान में दर्शाना है, उसका हम द्रव्यमान दर्शा सकते हैं। या फिर कोई वस्तु है, किसी का हम दूरी बता सकते हैं। या फिर कोई वस्तु है जिसके बारे में हम समझा सकते हैं, कोई फेनोमेनन घटित हुआ, उसमें कोई एक मानक संदर्भ प्रस्तुत कर सके, या फिर उसका कोई संख्यात्मक वैल्यू हो, ठीक है, उसी को हम लोग कहेंगे भौतिक राशियां। जैसे में हम कह सकते हैं द्रव्यमान, क्षेत्रफल, दूरी, और भी हैं कई सारे। तो ये सारे हमारे क्या हैं? भौतिक राशियां हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, भौतिक राशियों को इकाई एवं मापन के आधार पर, मतलब यूनिट्स और मेजरमेंट के आधार पर दो भागों में बांटा गया। क्या कहा हमने? फिजिकल क्वांटिटीज को मापन एवं इकाई के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है, मापन एवं इकाई के आधार पर। अगर हम देखें मापन एवं इकाई के आधार पर इनके कौन कौन से भाग हैं, तो पहला आता है स्वतंत्र भौतिक राशियां। पहला है स्वतंत्र भौतिक राशियां, या फिर उसी को कहा जाता है मूल भौतिक राशि। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहला कहा जाता है मूल भौतिक राशियां, दूसरा है आपका व्युत्पन्न भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि। अगर हम देखें यहां पर मूल भौतिक राशि का दूसरा नाम भी है स्वतंत्र भौतिक राशि, स्वतंत्र भौतिक राशि, ठीक है। अगर हम यहां पर देखें, स्वतंत्र का अर्थ होता है जो किसी पर निर्भर ना हो, जिसकी निर्भरता किसी के ऊपर ना हो,
उन्हें हम स्वतंत्र भौतिक राशियां कहते हैं। मतलब अगर हमें मूल भौतिक राशियों को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं किसी भी राशि पर, किसी भी अन्य राशि पर ये निर्भर नहीं करता हो, या फिर अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र है, मतलब अकेला है, इंडिपेंडेंट है, अकेला है। जैसे में अगर आपसे पूछा जाए तो कह सकते हैं दूरी एक ऐसी भौतिक राशि है जो किस पर डिपेंडेंट नहीं है, ये स्वतंत्र है, अकेला है। जैसे समय है, ये भी अकेला है, इसकी भी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं होती। जैसे द्रव्यमान है, जैसे पदार्थ की मात्रा मोल है, ऐसे ही कई सारे भौतिक राशियां ऐसी हैं जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती है, उसे ही हम मूल भौतिक राशियां कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है व्युत्पन्न भौतिक राशियां, डेराइव्ड क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डेराइव्ड क्वांटिटीज। मूल भौतिक राशियों को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज भी कहते हैं और व्युत्पन्न भौतिक राशियों को डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज भी कहते हैं। याद रखिएगा, डेराइव्ड यहां पर मैं मेंशन ही कर देता हूं, डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड का मतलब होता है जो किसी से निकला है। हम कह सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जो दो या दो से अधिक मूल राशियों से मिल कर बना हो। मतलब है कि जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं वो मूल राशियों से बनता है, मतलब डेराइव्ड होता है मूल राशियों से, मतलब इसकी जो निर्भरता है वो मूल राशियों पर है। जैसे अगर कहता है तो कह सकते हैं आप चाल दो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। पहला है दूरी, दूसरा समय। जैसे हम कह सकते हैं क्षेत्रफल किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो दूरी पर निर्भर करती है। अगर हम इसी तरह से आयतन देखें, बल देखें, तो ये सारे क्या है कि मूल भौतिक राशियों से ही मिलकर बने। हमने देखा कि जो भौतिक राशियां हैं मापन और इकाई के आधार पर से दो भागों में बांटा गया, एक स्वतंत्र भौतिक राशियां, दूसरा व्युत्पन्न भौतिक राशियां। हमने समझ लिया। अब एक और आधार है कि भौतिक राशियों को विभाजित किया जाए, तो वो है दिशा और उनके परिमाण के आधार पर। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला जो आधार है हमारा भौतिक राशियों को विभाजित करने का, वो है दिशा और परिमाण। याद रखिएगा ये जो दिशा, डायरेक्शन और परिमाण का अंग्रेजी होता है मैग्नीट्यूड या फिर इसको कहिए वैल्यू कह सकते हैं आप, कि दिशा और परिमाण के आधार पर, इसी के आधार पर दो भागों में फिर से विभाजित किया गया। दो भागों में पहला तो बनाया गया स्केलर क्वांटिटी
जिसको हम लोग कहते हैं सदिश राशियां। पहला है हमारा स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि। पहला जो है हमारा स्केलर क्वांटिटीज, जिसको हिंदी में कहते हैं अदिश राशियां। ठीक है। दूसरा है हमारा वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज जिसको हिंदी में कहते हैं सदिश राशियां, मतलब जिसमें दिशा है। समझते हैं हम लोग एक एक करके कि जो स्केलर क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज को हम कहते हैं जिसमें दिशा नहीं है। स्केलर क्वांटिटी जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है, और दिस मतलब जिसमें कह सकते हैं, यहीं पर मैं मेंशन कर देता हूं, जिन भौतिक राशियों में परिमाण तो हो, वैल्यू हो, परिमाण हो, लेकिन दिशा नहीं हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? अदिश राशि। जैसे में कह सकते हैं हम द्रव्यमान हो गया आपका, द्रव्यमान हो गया आपका, दूरी हो गया आपका, वॉल्यूम आयतन हो गया आपका, क्षेत्रफल हो गया आपका, आदि और भी कई सारे हैं। ये सारे क्या है? अदिश राशियां हैं। मतलब इसमें परिमाण है। हम कहते हैं 5 केजी। जैसे कि मान लीजिए द्रव्यमान को ही ले लीजिए, हम कहते हैं 5 केजी। कहते हैं क्या पूरब दिशा में, पूरब में कहते हैं कि पूरब दिशा में 5 केजी चीनी दे दीजिए? नहीं कहते ना। या फिर कहते हैं कि 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर हमको क्षेत्रफल दे दीजिए दक्षिण में। ऐसा तो नहीं कहते हैं। हम क्या कहते हैं? सब कहते हैं 5 केजी। या फिर हम कहते हैं कि 10 मीटर क्यूब का आयतन वाला एक बक्सा दे दीजिए। हम इसमें दिशा की बात नहीं करते, लेकिन वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है इसी को मैग्नीट्यूड कहा जाता है। परिमाण यही है, इसी को हम लोग कहते हैं परिमाण। ठीक है। लेकिन इसमें परिमाण तो है, लेकिन दिशा नहीं है, तो ऐसे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण तो हो, दिशा नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे? कि स्केलर क्वांटिटीज या अदिश राशियां। ठीक है। इसको अगर हम देखें, आगे चल के भी हम लोग देखेंगे इसके बारे में। अब हम समझते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज में अगर हम देखें तो जैसे नाम डिनोट कर रहा है सदिश। सदिश का अर्थ होता है दिशा सहित, दिशा के साथ। तो यहां पर हम कह सकते हैं वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा और परिमाण दोनों हो, वो वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती है। मतलब सदिश राशियां, दिशा, डायरेक्शन होगा उसमें, वो किधर भी जाएगा वो बताएगा कि इधर चलना है या ये इसकी दिशा है। अगर हम देखें तो जैसे में इसमें हम कह सकते हैं, कि विस्थापन, जिसको कि हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन ये क्या है? सदिश राशियां। अगर हम देखें वेग, ये सदिश राशियां हैं। तो
तो इसी तरह से हमारे पास कई सारी ऐसी भौतिक राशियां आएंगी जो कि सदिश राशियां होंगी, और कई सारे ऐसे आएंगे जो कि हमारे पास अदिश राशियां होंगी। ध्यान में एक बात और रखेंगे कि सदिश अदिश राशियां जो है, अदिश राशियां है, इनको हम सामान्य बीजीगणितीय माध्यम, मतलब नॉर्मल एल्जेब्रिक कैलकुलेशन, सामान्य बीजीगणितीय माध्यमों से हम जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमें वेक्टर क्वांटिटीज को जोड़ना है या इसका गुणा करना है, इसके लिए हमें कुछ नियम हैं। वेक्टर्स को जोड़ने के या फिर सदिश को जोड़ने के कुछ नियम हैं, जैसे कि वेक्टर का जोड़ होता है कि आप कह सकते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये कई सारे मेथड्स होते हैं जिससे हम सदिश राशियों को जोड़ते हैं या फिर सदिश राशियों का परिमाण निकालते हैं। जो रिजल्ट होता है रिजल्टेंट, वहां पर रिजल्टेंट टर्म का यूज किया जाता है। ध्यान में रखेंगे कि अदिश राशियां वे भौतिक राशियां हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की आवश्यकता नहीं है। दिशा का कोई भी इसमें मान नहीं होगा। इसको सामान्य बीजीगणितीय माध्यम से जोड़ा जा सकता है। यह त्रिभुज नियम का पालन नहीं करेगा, यह त्रिभुज नियम का पालन नहीं करेगा। तो त्रिभुज नियम का पालन कौन करेगा? तो सदिश राशियां करेगी। मतलब वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, तो सदिश राशियां कहलाती है। गणितीय क्रियाओं में सदिश राशियों के परिमाण और दिशा दोनों को ध्यान रखना आवश्यक होता है। अगर हम देखें तो जो भौतिक राशियां अदिश है उसमें सिर्फ परिमाण को ही ध्यान रखते हैं, लेकिन अगर हम देखें वेक्टर में तो परिमाण के साथ साथ दिशा का भी, जैसे कि वेग, विस्थापन में अगर कहता है कि 5 किलोमीटर का विस्थापन हुआ तो किधर हुआ, ऐसे करके एक तीर बना के दिखाते हैं। ये वेक्टर को डिनोट करता है, ये सदिश को, दिशा को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। सदिश राशियों को जोड़ने के त्रिभुज नियम का पालन करना पड़ता है। मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करना होता है। मेरे ख्याल से क्लियर होगा इतना सारा चीज। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने पिछले लेक्चर में जिक्र किया था सदिश राशियों और अदिश राशियों के बारे में। उसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हम लोग देखते हैं कुछ अदिश और सदिश राशियों के लिस्ट। ठीक है, वैसे तो जैसे जैसे हमारे पास राशियां आती जाएंगी हम लोग उस पर बात करते चलेंगे कि वो सदिश है या अदिश राशियां हैं। लेकिन फिलहाल जानकारी के लिए हमें यह जान लेना चाहिए कि अदिश राशियों के कुछ उदाहरण और सदिश राशियों के कुछ उदाहरण को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अदिश राशियां, दूसरा है सदिश राशियां, अदिश राशियां एवं सदिश राशियां। तो अदिश राशियों में क्या आता है? तो दूरी, हम कहते हैं दूरी क्या है? अदिश राशि है। दूसरा चाल, दूरी बटे समय क्या है? ये अदिश राशियां है। शक्ति, कार्य करने की क्षमता क्या है? अदिश राशियां। ऊर्जा अदिश राशियां है। उसके बाद आयतन अदिश राशियों में शामिल है। उसके बाद आप कह सकते हैं लंबाई, क्षेत्रफल या द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत धारा, दाब, इन सबको आप अदिश राशियां कह सकते हैं। अब कई लोगों का सवाल आ जाता है कि सर विद्युत धारा अदिश राशि कैसे है? जबकि तो ये एक दिशा में बहता है, जिधर अप्लायंसेस लगा रहेगा उसी दिशा में विद्युत धारा चलेगी। दिशा तो है, परिमाण भी है, लेकिन फिर भी ये
अदिश राशियों में क्यों है? याद रखेंगे, विद्युत धारा अदिश राशि। क्यों अदिश राशि है? दिशा भी है, साथ में परिमाण भी है, फिर भी अदिश है। क्योंकि ये जो सामान्य बीजगणिती, ये जो मेथड था एल्जेब्रिक लॉज ऑफ एडिशन, सामान्य बीजीय गणितीय माध्यम से हम इसको जोड़ सकते हैं, विद्युत धारा को हम सामान्य बीजगणितीय माध्यम से जोड़ सकते हैं। दिशा होने और परिमाण होने के बावजूद भी सामान्य बीजगणितीय माध्यम से जोड़े जाने की वजह से इसे अदिश राशियों में रखा गया। उसके बाद अगर हम बात करें सदिश राशियों की, तो सदिश राशियों में क्या आ जाता है? वेग आ जाता है, विस्थापन आ जाएगा, वेग आ गया, विस्थापन आ गया, बल आ गया, संवेग आ जाएगा, इसके बाद त्वरण आ जाएगा, वजन जिसको भार कहते हैं वो भी सदिश राशियों में आ जाएंगे, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी आ जाएगा, विद्युत तीव्रता भी आ जाएगा, विद्युत धारा भी आ जाएगा और घनत्व भी आ जाएगा। अदिश राशियां और सदिश राशियां दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है कि अदिश राशियों में दिशा नहीं होता है, परिमाण होता है। सदिश राशियों में दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। अदिश राशियों को जोड़ने के लिए सामान्य बीजगणितीय माध्यम लगा सकते हैं, जोड़ घटा गुना भाग कर सकते हैं, लेकिन सदिश राशियों को जोड़ने के लिए हमें वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करना होगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।